वैरिकोसील इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉज होता है मेल में, और वैरिकोसील सडनली तब डायग्नोस होता है जब कोई डॉक्टर इनफर्टिलिटी के केस में किसी मैन का एग्जामिनेशन करवाता है, सीमेन एनालिसिस, उसमें पाता है कि ढेर सारे डिफेक्टेड स्पर्म्स हैं, जिनकी टेल डिफेक्टेड है, हेल डिफेक्टेड है, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द इमोडाइल स्पर्म है। तो ऐसे केसेस में फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पहली बार पता लगता है कि नहीं, इस बंदे को वैरिकोसील है, और फर्दर कन्फर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। वैरिकोसील क्या सही होता भी है? केवल सर्जरी ही उसका ऑप्शन है? इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहे कोई भी अल्टरनेटिव मोड ऑफ मेडिसिन ऐसी है जिसमें वैरिकोसील को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, और इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो श्योरली इसे लाइक करिए और बाकी लोगों से शेयर करिए, ताकि वैरिकोसील के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को कैरी ऑन किया। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैरिकोसील होता क्या है। टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो वेन्स होती हैं और जो आर्टरीज होती है, उसका पूरा एक नेटवर्क होता है जिसको पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। इस पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस के थ्रू जो वेन्स ड्रेन होती हैं, इसी में यदि किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ एक लोकल इन्लार्जमेंट हो जाता है और लोकल इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से एक वहाँ छोटा सा इंड्यूरेशन हो जाता है, और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है वैरिकोसील में। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वैरिकोसील इनफर्टिलिटी का इतना बड़ा कारण है? जब भी कहीं लोकल इन्फिल्ट्रेशन होगा तो वहाँ लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाता है। आपको शायद मालूम नहीं होगा ये बात कि हमारा जो स्क्रोटम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम रखा जा सके। यदि वो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर में होगा तो जितने भी स्पर्म होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो दैट्स वाई जिस पर्पज़ के लिए स्क्रोटम को बॉडी के बाहर हैंग आउट किया गया, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक बनी रहे, अल्टीमेटली होगा क्या, लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से एक टेम्परेचर में रेज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर रेज होगा तो उसकी वजह से वो स्पर्म्स को डैमेज करने लगेगा। सो दैट्स वाई इसी वजह से वैरिकोसील एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का मेल्स में। अब ज़रूरत क्या है कि कॉजेज़ के बारे में जानने के लिए ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन, ढेर सारी चीज़ों को करने के बाद भी अल्टीमेटली ये इडियोपैथिक होता है, यानी कि कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं हिस्ट्री में किसी को ट्रॉमा हुई हो, कोई सिस्टमेटिक डिसऑर्डर हो, या फिर ढेर सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से वैरिकोसील डेवलप होने के चांसेस, लेकिन फिर भी मेन कॉज किसी को नहीं मालूम है। सिम्टम्स में जब आप बात करेंगे तो ये रैंडमली डायग्नोस होता है। जैसे किसी का सीमेन एनालिसिस करवाया गया और पता चला कि उसके सीमेन की मॉर्फोलॉजी गड़बड़ है, यानी कि लो स्पर्म काउंट है, या फिर हेड उसके गायब हैं, टेल गायब हैं, डिस्टॉर्टेड हैं, डिनेचर्ड हैं, और यहाँ तक कि ढेर सारे डेड हैं स्पर्म। तो इसमें मान लिया जाता है कि फिज़िकल एग्जामिनेशन और बाकी कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवा के ये पता लगाया जाए कि अल्टीमेटली वहाँ हो क्या रहा है। जब ये सारी चीज़ें डायग्नोज कर ली जाएंगी तब उसके बाद फाइनल डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन से वैरिकोसील का पता लग जाता है, लेकिन कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए आपको स्मॉल पार्ट सोनोग्राफी की ज़रूरत होती है। टेस्टिस की सोनोग्राफी करवा लीजिए तो वहाँ फाइंड आउट हो जाता है, यस इट इज़ द वैरिकोसील। अब मेन बात जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन हो गए, कॉजेज़ हो गए, सिम्टम्स हो गए। पेन या डिस्कम्फर्ट नॉर्मली लोग महसूस नहीं करते हैं। होता क्या है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कभी कभी होता है, लेकिन फुल्ली यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्फिल्ट्रेशन या इंड्यूरेशन होता है तो मालूम भी चलता है, अदरवाइज ये मालूम नहीं चलता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 2 प्रोसीजर हैं। अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर वेन में जिसमें लोकल इन्फिल्ट्रेशन या इन्फ्लेमेशन होता है उसको टाइट कर दिया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा प्रेफरेबल होता है इन कंपैरिजन टू एनी सर्जरी। क्यों? जब भी कहीं लाइगेट करेंगे और जब आप सर्जरी करेंगे तो सर्जरी में हीलिंग तो होगी ही। जब भी आप किसी टिश्यू को कट करेंगे तो वहाँ फाइब्रोसिस होगी, लोकल हीलिंग होगी। इसकी वजह से टेम्परेचर के और बढ़ने के चांसेस रहते हैं, और कहीं गलती से लोकल इन्फेक्शन हो गया तो फिर कहानी सारी गड़बड़ हो जाती है। तो खैर, जब कुछ नहीं होगा तो सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी के पहले भी यदि कोई कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप ऑप्ट कर लें जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसे कैरी डाउन कर लें।
नॉर्मली एलोपैथिक में सर्जरी से किया जाता है, जिसे टाइंग कर देते हैं या फिर कभी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। तो यदि आपको किसी सर्जन को ऑप्ट करना है तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दैट शुड बी अ स्पेशलाइज्ड सर्जन। अदरवाइज यदि वो सर्जन स्पेशलाइज नहीं हुआ और थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आप ज़िंदगी भर के लिए इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। दूसरा कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी में हम लोग चूज़ करते हैं, होम्योपैथी ये मानती है कि यदि किसी को ट्रॉमा हुआ है या फिर कॉज ऑफ द डिजीज़ फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है या फिर एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन बेस की होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से जो वहाँ लोकल इन्फ्लेमेशन होता है, जो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिसॉल्व हो जाता है। मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं आपको एक टेस्टिमनी ज़रूर दूंगा, लेकिन वेरिकोसील के मोस्ट ऑफ द पेशेंट अपनी टेस्टिमनी नहीं देते हैं। तो कभी नेक्स्ट कमिंग फ्यूचर में जो लोग ठीक हुए हैं वो लोग कभी टेस्टिमनी देने के लिए तैयार हुए तो श्योरली एक बार उनको मास्क लगा के मैं टेस्टिमनी शूट करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत सी ऐसी अच्छी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी हद तक इसे ठीक कर सकती हैं। यदि आप फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे बारे में पूछें कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वेरिकोसील का, तो मैं 60-40 का रेशियो बताऊंगा। 60% केसेस में ठीक हो जाते हैं, 40% केसेस में नहीं सही होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा केस सही हो जाए। कई केसेस में क्लियर कट मॉडलिटी मिल जाती है, क्लियर कट कॉज या एलिमेंट मिल जाते हैं तो जल्दी रिस्पॉन्स कर जाते हैं। कई केसेस में बहुत लंबा वेट एंड वॉच भी करना पड़ता है। हाँ, ये कैसे मालूम चलेगा कि ठीक हो रहा है? सीमेन एनालिसिस करवाई जाती है, रिपोर्टिंग ठीक होती है। सीमेन एनालिसिस में रिपोर्टिंग होम्योपैथिक दवा के बाद से पहले ठीक होती है और जो इन्फिल्ट्रेशन लोकल होता है, जहाँ वो सूजन होती है, जो हम लोग एग्जामिनेशन से फाउंड आउट करते हैं, वो बाद में सही होता है। दवाइयाँ नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं और यदि उसमें क्लियर कट मॉडलिटी और एलिमेंट मिल जाए तो केस काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन यदि हमसे कोई 2 दवाइयों का नाम पूछना चाहे तो मैं 2 दवाइयाँ ज़रूर बता सकता हूँ जो आप बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यदि आपके पास समय नहीं है, टाइम वेस्ट करने की तुलना में ज़्यादा बेटर है किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए, उसे प्रॉपर केस हिस्ट्री दीजिए। नो डाउट हो सकता है वो एक बहुत अच्छी सी मिनिमम दवा दे दे जिससे आप ठीक हो जाएँ। 2 जो होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं चूज़ करने के लिए आपको बोलूँगा, उसमें फर्स्ट नंबर पर जो मेडिसिन है वो कैलीफॉस है। कैलीफॉस 6x पोटेंसी की दवा, 6x ध्यान दीजिएगा, 6x पोटेंसी की दवा यदि 4 गोलियां दिन में 3 बार लेते हैं तो उस लोकल इन्फ्लेमेशन को काफ़ी जल्दी सही कर देती है और उसको काफ़ी ठीक करती है। और दूसरी जो दवा बताना चाहूँगा उसका नाम टेस्टिस 3x है। टेस्टिस 3x की गोलियाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं, वो 2 गोली सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। मैं लोअर पोटेंसी की दवा ही हमेशा बताता हूँ, खास करके जब क्लियर कट सिम्टोमेटोलॉजी ना हो मेरे पास और एक जनरल ओपिनियन देना हो। क्यों? क्योंकि जब आप हायर पोटेंसी प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपको सारी केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो ज़रूरी इस बात की है कि यदि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को हमें कोई सजेस्ट करनी है दवा, तो वो दवा ऐसी होनी चाहिए जो लोअर पोटेंसी की हो और ईजिली ऑर्गेन बेस्ड लेवल पे काम करती हो। तो कैलीफॉस 6x एंड टेस्टिस 3x ये 2 दवाइयों का यूज़ करके आप वेरिकोसील को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन में ये काम करिए, वो आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देगा। होम्योपैथी पे फेथ बनाए रखिए और यदि आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो श्योरली होम्योपैथी को अडॉप्ट करिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ होम्योपैथी को ब्लाइंडली आप एक्सेप्ट करिए। क्यों? क्योंकि यदि रिस्पॉन्स मिलता है तो उसे प्रमोट जरूर करें। दीज आर द सेफ साइड ड्रग एंड कॉजिंग मच इफेक्ट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बने रहिए हमारे साथ। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।